नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपके मुद्दे में बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ाने वाले बागियों की। जी हां, अपने थे, नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और अब अपनी ही दल की, अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन प्रक्रिया का शोर अब थम चुका है। चुनावी मैदान में कौन कौन उतर रहा है यह भी तय हो चुका है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के खत्म होने के साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही टेंशन अभी भी बनी हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत से नेता हैं जो माने नहीं है। कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता मैदान में जमे हुए हैं। ऐसे में सबको मनाने की जो कोशिश है वो लगातार बनी है, थोड़ी तेज भी हुई। नामांकन वापस लेने की तारीख अब 2 नवंबर तक की है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में मनाने और मानने का जो सिलसिला है, जो उसकी कोशिश है, वो और तेज होगी। ऐसे में सवाल कुछ खड़े होते हैं। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में बागी क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा रहे हैं? सवाल यह भी कि पर्चा भरने वाले बागी नाम वापस लेने के लिए क्या होंगे राशि? सवाल यह भी कि 2 नवंबर से पहले डैमेज कंट्रोल क्या बीजेपी और कांग्रेस कर पाएगी? और एक अहम सवाल यह भी कि अमित शाह के मोर्चा संभालने के बाद प्रदेश में कितने हालात बीजेपी के लिए बदले? सबसे ज्यादा बगावत मालवा निमाड़ में ही क्यों? यह भी अहम सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हम जरा चर्चा करेंगे और इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके लिए खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं पहले। एमपी में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन कई नेताओं ने नामांकन किया है। बुधनी में सीएम शिवराज ने पर्चा भरा, तो इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ कई और नेताओं ने भी नामांकन कर जीत का दावा किया है। नामांकन के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस बीच बागियों की टेंशन बनी हुई है। बता दें, 230 सीटों पर 1548 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 1384 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। शुक्रवार तक 763 नामांकन हुए थे। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय नामांकन पत्र जमा किए हैं। ऐसे में नाम वापसी की प्रक्रिया होने तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से बागी कार्यकर्ताओं को मनाने का काम चलेगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी दल अपने बागी कार्यकर्ताओं को खुद के पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। मध्य प्रदेश आए गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर बागियों को मनाने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब 2 नवंबर को ये साफ होगा कि कितने नेताओं ने नाम वापस लिया है और कहां पर कौन किसको टक्कर देता नजर आएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो बागी किसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं? कितने बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल हो गई और कितने ऐसे हैं जो चुनाव के नतीजों पर अपनी ही पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता संतोष परिहार जी मौजूद हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी मौजूद हैं। जयंत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत देखिए नेहा जी, मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में आप लोग भी लगातार देखिए चर्चाओं में, बातचीत में और तमाम मीडिया बाइट्स में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो ये दौर देखा जाता रहा है। वहां पर मान मनोबल का दौर, नाराजगी का दौर पुराना है। बीजेपी में इतना ज्यादा अभी नहीं था। ये पहली बार है जब इतना ज्यादा असंतोष बना हुआ है और सिर्फ ये ठहर नहीं रहा बल्कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमित शाह जी को भी कमान संभालनी पड़ी। उनके आने से कितना माहौल बदला है और कितने बागियों को आप मैनेज करने में कामयाब रहे? क्योंकि अभी भी विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं आपको ही नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितना एम्फेसिस डाल के आपने कहा कि अमित शाह जी को भी अपनी ताकत लगानी पड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि अगर हैदराबाद के अंदर कोई लोकल बॉडी का, नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उस समय के, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी।
प्रधानमंत्री जी गए थे, अन्य राज्यों के जो वरिष्ठ संगठन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं मानती और किसी भी चुनाव में अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को कार्यकर्ता ही मान के चलता है। ये पहला अवसर नहीं है कि अमित शाह जी ये स्थिति की वजह से मध्य प्रदेश आ रहे हैं या केवल मान मुनव्वल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि बहुत बागी हो गए हैं। और पिछला इतिहास अगर आप भाजपा का उठाकर देखेंगे मध्य प्रदेश में 3 का 18 का, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई अगर निर्दलीय लड़ा हो और वो जीत कर आ गया। जहां तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, अगर आपके पास कुछ और तथ्य हो तो आप उसको सामने रखिएगा। नहीं, 2018 के कुछ तथ्य हैं और आपको अगर चाहेंगे तो मैं डिटेल भी दे दूंगा कि तकरीबन 5 ऐसी सीटें थी जिस पर सीधे सीधे नुकसान हुआ था आपको 2018 में सिर्फ इन्हीं नाराज लोगों की। मैंने जो आपसे बात कही क्योंकि आपने कहा कि इस वजह से अमित शाह जी को यहाँ पर आके रहना पड़ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि वो बात आपको सीधे लग गई। मैं तो अपना एक विश्लेषण था, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई अमित शाह जी भी 3 दिन से यहां पर हैं और देखिए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मैं मानता हूं वो रणनीतिकार हैं, वो चाणक्य हैं आपके, लेकिन ये भी हकीकत है पदाधिकारियों से मिल रहे हैं तो और मान मनोबल का भी दौर चल रहा है। ये इतना तो कम से कम हमें भी मालूम है, ये आपको भी पता ही होगा। पार्टी में तो वो तमाम कामों के साथ साथ ये भी एक काम, एक जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जाहिर सी बात है, इतने कद्दावर नेता हैं, उनके सामने कोई बोलेगा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा दल है। हाँ। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कर्मठता के साथ 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहता है। राजनीतिक दल है तो स्वाभाविक है कि महत्वाकांक्षा होती है कि चुनाव के मैदान में जाना है, पर सीटें लिमिटेड है, 230 ही हैं। उसके बाद भी एक बार टिकट तय हो जाता है तो कैडर पूरा का पूरा पीछे लग जाता है। कुछ 1-2 उदाहरण हो सकते हैं कि निर्दलीय फॉर्म भर दे, अति महत्वाकांक्षी कोई हो, और अपनी तरफ से पार्टी हमेशा प्रयास करती है। पिछले चुनाव में आप लोग भी कह रहे थे मैं फिर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूं। महाकौशल में शरद जैन जी की बात, अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, लगा कि वो मान गए, लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया हुआ है। वो अपने आप को क्या बता रहे हैं कि काल चक्र के चक्रव्यूह का अभिमन्यु हूं मैं। तो ये क्या है? इसकी कुछ फाइंडिंग्स तो हैं, कुछ रीडिंग्स तो हैं जिनको मैं समझ के पूछ रहा हूं आपसे। क्या है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये क्या है कि महत्वाकांक्षा के बाद अति महत्वाकांक्षा हो जाती है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पूर्व मुख्यमंत्री उसके भी पूर्व मुख्यमंत्री से ये नहीं कह रहा कि जाके जाओ कपड़े फाड़ दो। अच्छा। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था दिग्विजय सिंह के लिए कि जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जाके जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, जाके दिग्विजय सिंह को गाली दो। ऐसा भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कार्यकर्ता निरंतर कार्य करता है, फिर भी नहीं हुआ जैसे कमलनाथ जी के घर के बाहर हुआ। सर मुंडवा लिया, कपड़े फाड़ दिए, टायर जला दिया, नारे लगा लिए, आत्मदाह करने का प्रयास किया, पेट्रोल डीजल अपने ऊपर डाल दिया। मुझे बताइए भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने इस प्रकार का कुछ कार्य किया हो तो? असंतोष कई बार होता है लोगों के मन में कि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। देखिए नरोत्तम जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने क्या हुआ, उनके सिक्योरिटी गार्ड की बात बार बार उठ रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने गाड़ी के सामने लेट गए, ये अनुशासनहीनता नहीं तो क्या है? मतलब अनुशासनहीनता की परिभाषा अलग अलग हिसाब से हो जाएगी क्या? जो पेट्रोल डाल दिया वो अनुशासनहीन, लेकिन जो गाड़ी के आगे लेट गया वो अनुशासनहीन नहीं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कह दिया कि जाओ फलाने के जाके कपड़े फाड़ो, उसको गाली दो? अरे नहीं, मैं पेट्रोल की बात कर रहा था ना। आपने पेट्रोल डालना भी तो बोला ना, आपने बोला पेट्रोल डाल दिया अनुशासनहीन है। जाकर नहीं, किसी ने सिर मुंडवा लिया, किसी ने कपड़े फाड़ दिए, किसी ने टायर जला लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या किसी ने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति ने ये कह दिया कि जाओ जाके? ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं दरअसल आपके पास, क्योंकि मैं बाकियों के साथ भी जरा संवाद कर लेता हूं और हमारे साथ संतोष परिहार जी भी हैं। अफसोस ये होता है कि मैं बात करता हूं बीजेपी की तो बीजेपी अपनी बात करने की जगह कांग्रेस की ज्यादा बात करती है। भाई कांग्रेस से जब पूछता हूं तो कांग्रेस भी अपनी बात करने की जगह बीजेपी की ज्यादा बात करने लगती है। अपने दल का कोई विश्लेषण नहीं करता और सवाल अधूरा रह जाता है। संतोष परिहार जी, आप कांग्रेस की बात करेंगे कि नहीं? मानेंगे ना, 7 टिकट आपने बदल दिया, उसके बाद भी असंतोष नहीं थम रहा है। कपड़े फाड़ने वाली बात तो है ना, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह के सवाल, जब आप भले ही उसको हास परिहास बता दीजिए, लेकिन बात निकल गई, दूर तलक जाइए। एक तरफ सुपरमैन है, लेकिन उनकी शक्ति अपने ही लोगों पर चल नहीं रही है। देखिए, टिकट एक एक जगह कई लोग मांगते हैं टिकट, जिसमें जो है 4-4, 8-8, 10-10 दावेदार रहते हैं। 2 दावेदार बराबरी से रहते हैं, तो बराबरी से रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो रहता है, 2 तारीख तक सब संभाल लिया जाएगा।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अरे सर, तब से 30 तारीख तक नहीं संभला, अब 2 दिन के अंदर सब संभाल लेंगे। और पार्टी की किरकिरी छीछा लेदर तो हो रही है ना, वो जो पेट्रोल डाल लेना, ये इस तरह के बयान अगर कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच में संवाद होगा कपड़े फाड़ने वाला, तो ये दूर तक जाएगा। इसका असर कोर कार्यकर्ता तक भी पहुंचता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक। देखिए, जब ज्यादा अपेक्षा हो जाती है, ज्यादा वो हो जाता है, तो जो है थोड़ा बहुत जो आपस में कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन होता है, अब नेहा जी तो कुछ मानने को तैयार नहीं है। इनके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन को जो है पटक पटक के मारा, रिवॉल्वर बांध दी, इनके जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, अब आप उसमें ऐसा छौंका लगाते हैं ना, भूपेंद्र जी के बारे में आप इनके जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इनके मध्य से जो है अमित शाह जी मनाने गए थे, इसके बाद भी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है, हर जगह जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। अभी आपको 1-2 दिन के अंदर पूरे आंकड़े समझ में जाएंगे। ये बात करते हैं युवाओं की, युवाओं को टिकट नहीं देके जो है 82 साल के लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, चाहे आपके नागेंद्र सिंह जी हो गए, चाहे वो हो गए। तो ये जो बातें जो कर रहे हैं, ये हवा सारे आंकड़े हैं। तो मध्य प्रदेश में 50% कमीशन फोन पे की सरकार है, लूट की सरकार है, वो लूटा हुआ जनादेश है। जो इतने ज्यादा जो द्वंद इसमें मचा हुआ है। अरे नहीं संतोष जी, इससे पहले आप वही ना नैरेटिव सेट करते हैं, इससे पहले आप भी करप्शन सरकार बताई जाती थी। देखिए, ये कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, दिख ही रहा ना। वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ऐसे हो गई है कि मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं इनके सबको विधानसभा चुनाव में लड़ा दिया है। तो इनके पास नेता बचा नहीं, नेता बचा न नियत है न कार्यकर्ता है। तो इसी तरीके से दिख रहा है पूरी तरीके से। इनके सर्वे में 50 सीट तक नहीं आ रही, तो इसलिए जो है अमित शाह जी घबराए बौखलाए हुए, तो बौखलाए हुए तो घूम रहे हैं, सबको मनाने जहां मनाने जा रहे हैं और असंतोष हो रहा है, और जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है कि जिसने जिलाध्यक्ष में जिला बात मैंने आपकी पूछी और देखिए आप आगे बीजेपी पर। वही वाली बात है कि अपने बारे में कोई कौन बताए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे कहते हैं ना कि हताशा निराशा से गुजर रही है। और अब केवल 12-15 दिन बचे हैं, सगाई हो गई है, विदाई है। तो आप थोड़ा इंतजार करिए और आपको पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। कौन जनता की, लोकतंत्र के मंदिर में जनता मालिक होती है। लेकिन दूल्हा कौन है? दूल्हा ठीक है। चलिए मैं आता हूँ, संतोष जी आता हूँ। जयंत वर्मा सर, राकेश सिंह, ये दूल्हे कैलाश विजयवर्गीय, इन्हें इतने दूल्हे बना दिए कि जो है जनता भी सोच रही है कि जो मुख्यमंत्री का नाम। अरे मैं जीत के सेहरे वाला दूल्हा बोल रहा था, तो आप इतने लोगों के नाम गिना रहे हैं। मतलब कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जी, मतलब वहां पर भी बहुत लोग हैं, बहुत उम्मीदवार है जीत का सेहरा पहनने के लिए, है ना। देखिए, ये बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपको दिखेगा इसके अंदर। हमारे यहाँ तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व। ठीक है, जयंत वर्मा सर, इतना तो तय है सर कि इस बार जो असंतोष और बगावत देखने को मिल रही है, ये पिछले 2-3 चुनावों में देखने को नहीं मिली थी। इतना ज्यादा मैनेज हो जाते थे, मान जाते थे। और बीजेपी के लिए क्या इस बार ज्यादा चुनौती दिख रही है? कुछ ऐसी परिस्थितियों से बीजेपी दो चार हो रही है जो इससे पहले नहीं थी उसके सामने। देखिए, जो बीजेपी का एक तो यह है कि ये जो सरकार बनी थी, ये भी सरकार वो वैसे स्वाभाविक रूप से तो नहीं बनी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के चलते बनी थी। तो इसमें यह है कि अब जो केंद्रीय जो अथॉरिटी जो 2018 के चुनाव में जो उनका पीएमओ था या अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों का जो अथॉरिटी थी पार्टी में वो डाइल्यूट हुई है। और उस डाइल्यूट होने के चलते अब लोग अपनी अपनी बात उठा रहे हैं। और दूसरा यह है कि पहले तो बहुत सा क्राइटेरिया इनने बनाया था कि भाई ये क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा सर्वे होगा और सारी बातें, और उसके बाद फिर ये कह दिया गया कि नहीं, जो जीतेगा उसको दिया जाएगा। और उसके बाद ये स्थिति आ गई कि लोग बगावत करने लगे, और जब बगावत करने लगे तो फिर कुछ सीटें तो बदली भी हैं। कांग्रेस में तो ऐसे 6-7 सीटें बदल दी हैं,
इन्होंने भी गौरी शंकर बिसेन जी की डॉटर को दिया था पहले टिकट, फिर उनके पिता गौरी शंकर बिसेन जी को दे दिया, ऐसा सब किया है। पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, मुझे लगता है कि हमें इसे संवैधानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये विधायिका का चुनाव है। आपको विधान बनाने के लिए कॉम्पिटेंट लोगों को वहां भेजना है, और आज की व्यवस्था जिन विधानों से चल रही है वो जनता उससे खुश नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात इनने भी किया, जयप्रकाश नारायण जी से और मोदी जी, सब हर कोई कहते हैं, पर व्यवस्था क्या है, कैसे बदलेगी, ये किसी को भी जिसको टिकट दी जा रही है मालूम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब यह है कि विधायिका का नहीं, वो कार्यपालिका का हिस्सा बनना चाहते हैं हर कोई। और कई लोगों के साथ तो यह है कि इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है कि सत्ता से जुड़े रहना है उनको, या किसी प्रकार विधायिका में घुस जाना है ताकि उनकी जो भी दौलत है वो सुरक्षित रहे। तो ये सारे एक चीज और समझना चाहेंगे, मतलब कि कांग्रेस में हमने देखा कि कमलनाथ को पूरी एक तरह से फ्री हैंड दिया गया अपने उम्मीदवार चुनने को लेकर के, और फिर उन्होंने अपने हिसाब से बदल भी दिए, 7 सीटें तो बदल ही दी, बहुत जगहों पर माना गया है, और राजू खेड़ी साहब को भी देखिए उन्होंने मना ही लिया, आज वापस आ गए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में हम जब देख रहे हैं तकरीबन 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक तरह नाराजगी दिख रही है। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है, और इस वजह से जो नाराजगी है वो प्रदेश स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? यही तो बात है, ये टिकट वितरण पूरी तरह से केंद्रीकृत था और वो हाईकमान के हाथ में, हाईकमान भी मतलब 2 पर्सन हाईकमान है वहां पे, और उसमें भी अमित शाह जी मध्य प्रदेश के पूरी तरह इंचार्ज हैं। तो लोकल जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं, पर टिकट वितरण में लोकतंत्र का कहीं नहीं रहा। ऊपर से कई लोग तो पैराशूट से लाके डाल दिए गए हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो उसके कारण ये स्वाभाविक है कि बगावत होगी। और अमित शाह जी आए यहाँ, अभी ग्वालियर में हैं, जबलपुर में भी थे, उन्होंने कहा जो भी नाराज है मुझसे डायरेक्ट बात कराओ, बात भी की, पर वो नाराजी ऐसी नहीं खत्म हो जाती है। और जबलपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे यहाँ प्रभात साहू, उनने तो इस्तीफा भी दे दिया कल। तो स्थिति है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज होगा तो वो खुद अपनी पार्टी के ही लोगों के द्वारा होगा। जी हाँ, ठीक है। एक चीज और आपसे सर समझना चाहेंगे इस बीच कि मुझे समझाइए कि इसका असर क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं? पिछली बार जब 2018 के हम पूरा आकलन करते हैं तो कांग्रेस को अपने बागियों से 7 सीटों पर नुकसान हुआ था और बीजेपी को 5 सीटों पर। इस बार क्या ये संख्या बढ़ सकती है और ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है? जी देखिए, इस बार जो अंततः अभी तो वैसे फाइनल स्थिति बनेगी जब नाम वापसी की बात आएगी, क्योंकि अभी कांग्रेस को जो वोट मिलते वो उन लोगों के मिलते जो एंटी इनकम्बेंसी वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं किसी प्रकार से, तो वो वोट बट रहे हैं मध्य प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किया है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी के अलग कैंडिडेट आ गए हैं। तो ये लोग उन वोटों को बांटेंगे जो वोट की कांग्रेस को वैसे जैसे ही ये बागियों की बात होती है सर, तो थर्ड फ्रंट का जो उदय दिखने लगता है कि थर्ड फ्रंट को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। सर मैं आता हूं, नेहा जी, आप जयंत सर की बात ही सुन रही होंगी, आप किस तरीके की स्थिति है कि खुद अगर गृह मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि भैया जो नाराज है वो सीधे मुझसे बात करे, तो अब आप ये कहते हैं कि भाई वो इसलिए आए नहीं, उन्होंने मनाया नहीं, आपके इतने शीर्ष नेतृत्व को यह बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये परेशानी है ना, इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? एक बात। दूसरी बात, आप देखिए जबलपुर में गृह मंत्री बातचीत कर रहे थे, पहले सुबह बातचीत थी, एक प्रस्तावित पदाधिकारियों से मीटिंग हुई, वो भोपाल चले गए, लेकिन अप्रस्तावित तौर पर दोबारा जबलपुर आ गए, फिर मीटिंग ली उन्होंने, फिर कुछ लोगों से मुलाकात की। तो ये जो नाराजगी या संतोष को थामने की कोशिश है ये हो रही है, तो इसको आप छिपा क्यों रही? ठीक है, अच्छी बात है, ये कांग्रेस में भी होता है, आप में भी हो रहा है। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आप उसको अगर आपने म्यूट किया तो उसे अनम्यूट कर लीजिए, आवाज कम आ रही है। हो रहा है और पहली बार किसी चुनाव में हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता आपको यहाँ पर कार्यकर्ता के भांति दूसरे कार्यकर्ता का जो पीड़ा है वो समझ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में कोई आया है तो वो उसकी इच्छा है कि वो ये तो नजरिया है नेहा जी, कौन कैसे देख रहा है आपका काम है कि उसको उस तरीके से पेश करना। मुझे दीजिए ना, आपने प्रश्न किया तो आप मुझे बोलने दीजिए, आप उसी को एक्सप्लेन करेंगे फिर मैं कुछ बोलूंगी, इसलिए पहले मुझे जवाब देने दीजिए। आपको खड़गे जी कहीं दिखे क्या? वीवीआईपी कल्चर के कॉर्पोरेट कल्चर वाले कमलनाथ कहीं दिखे क्या? आपको सोनिया गांधी जी कहीं दिखे क्या? आपको दिग्विजय सिंह जी के अलावा कुर्ते किसी और के फटते हुए दिखे क्या? यहाँ पर वाद संवाद कार्यकर्ताओं से अगर मन में कोई चीज है तो मिला जाता है, एक बार क्यों, दो बार क्यों, अगर 10 बार आवश्यकता पड़ेगी तो कार्यकर्ता का मान सम्मान सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए जानी जाती है। आप भी जानते हैं कि कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर से बच के चलना, भारतीय जनता पार्टी के कैडर से हमारा मुकाबला है। और मैं आपसे पूछती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जितना असंतोष यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के संतोष जी दिखा रहे हैं। ठीक है आप देखिए एक एक करके संतोष जी और नेहा जी एक एक करके। संतोष जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी रखने दीजिए। हाँ ठीक है संतोष जी, एक मिनट रुकिए। नेहा जी वक्त जरा कम है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है ये बगावत है, असंतोष है, ये है, इसे बातचीत किया जा रहा है, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं अमित जी, ठीक है, लेकिन क्या वक्त रहते थाम लेंगे? जीत का दावा अभी भी है या कुछ न कुछ चुनौती पिछली बार हर बार से ज्यादा है? एक ही मंत्र है और इस प्रकार की चुनौतियां हर चुनाव में रहती हैं, हर दल के लिए रहती हैं। इंडिया अलायंस के सपा के लिए कमलनाथ जी ने क्या कहा आपने देख लिया, तो थर्ड फ्रंट तो जो कांग्रेस जिसके साथ जा रही थी उसकी स्थिति आप जान लीजिए। और अभी तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बार बार टिकट बदलने पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी टिकट नहीं बदला है। गौरी शंकर बिसेन जी मतलब बेटी को दिया था, क्योंकि मौसम बिसेन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और 40 से अधिक तो आपको वो मिल जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के अपराधियों। जवाब ले लेते हैं संतोष जी, समय कम है इसलिए जल्दी से आप कितने आश्वस्त थे जीत को लेकर के इन नाराजगी और असंतोष के बावजूद? आरोपी देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताशा और निराशा से गुजर रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 4 किस्तों में इन्होंने लिस्ट निकाली और लिस्ट निकालने के बाद जो पूरी तरीके से जो है त्रायमाम वो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, उससे जो है मध्य प्रदेश नहीं स्ट्रेटजी दिख जाएगी आपको। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिन कमलनाथ जी को लेकर आए थे आप, केवल डूबी हुई है और झूठ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से कोई लड़े तो वो सरकार है। नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, अब नई बीजेपी आ गई, झूठ कांग्रेस और झूठ कांग्रेस। ठीक है जैन सर, मैं आखिरी जवाब आपसे बहुत शॉर्ट में चाहूंगा सर कि अभी की जो लड़ाई दिख रही है, ठीक है हम बागियों की और असंतोष की बात कर रहे हैं, आप इस बार की जो राजनीतिक लड़ाई है कितना डिफरेंट देख रहे हैं इसे? बातें करना बंद करिए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अब केवल जो है ये आज इससे स्थिति ये स्पष्ट हो रही है। अमित शाह जी के आने के बाद भी यदि उनकी जो नाराजगी है वो दूर नहीं हो रही है तो जो डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हुई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और वो इसीलिए कि वो केंद्रीकृत पूरा निर्णय प्रक्रिया रही है, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही जगहों पर इसको लेकर के स्थितियां देखने को मिल रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के असंतोष और नाराजगी दोनों ही जगहों पर है। किसको कितना मना लिया जाएगा और कौन कितना डैमेज देगा, देखना बस इसी को है।